अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पे। नाउ आज हम हमारा एक और नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सबक नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। उसका नाम है तौरीस की सालमती बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारी बेसिक जो कंसेप्ट चल रहा है, वो बेसिक कंसेप्ट हमारा किसका चल रहा है? वो बेसिक कंसेप्ट हमारा चल रहा है तौरीस। किसका चल रहा है हमारा बेसिक कंसेप्ट? इनहेरिटेंस। कि हम ये कह रहे हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो अब हमने इससे पहले जो सबक पढ़ा था वो इनहेरिटेंस के फील्ड का डिस्कवरी था, जो किसने किया था? मेंडल ने। और मेंडल को ये बात नहीं मालूम थी कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ये किस वजह से होते हैं। तो हमने पढ़ा कि मेंडल हमेशा बोलते थे फैक्टर। क्या बोलते थे? फैक्टर। कि कुछ तो भी मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि उसके बाद मालूम पड़ा कि यार न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। इस तरह से पूरी बात हुई ना। अब उसके बाद जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो तौरीस की जब स्टडी स्टार्ट हुई तो तौरीस को और ज्यादा डेप्थ में स्टडी किया गया, इनहेरिटेंस को और ज्यादा डेप्थ में स्टडी किया गया। और वो जो लेवल आई वो किस लेवल पर आ गई? सालमे की लेवल पे। वो किस लेवल पर आ गई? मॉलिक्यूलर लेवल पे ना। अभी अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को अगर आप याद रखेंगे तो केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं एटम्स, जिसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं? जौहर। दूसरा होता है मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं सालमा, है ना। अब मॉलिक्यूल से आगे चल के क्या बनता है? फिर यहां पर फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। अब आपके पास मॉलिक्यूल से क्या जाता है? मॉलिक्यूल से आपके पास आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या जाता है आपके पास? मैक्रो मॉलिक्यूल। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल कौन है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल एक है जिसको आप कहते हैं डीएनए। दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसको हम पढ़ते हैं प्रोटीन। इसी तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ही आया कि यहां पर ये जो तौरीस है यानी इनहेरिटेंस को लेकर जाने वाला सालमा कौन है? वो सालमा कार्बोहाइड्रेट है, वो सालमा डीएनए, या वो सालमा कौन है? प्रोटीन है। तो धीरे धीरे अब यहां पर उसकी स्टडी स्टार्ट हुई कि ये इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मटेरियल है। तो नॉर्मली ये बात मेंडल के हिसाब से मेंडल को नहीं मालूम थी। उसके बाद जब स्टडी हुई तो मालूम पड़ा कि वो मटेरियल कौन है? डीएनए। तो अब इस पूरे सबक में हम ये मालूम करने वाले हैं कि डीएनए की डिस्कवरी कैसा हुआ, कैसा ये बात मालूम पड़ी कि डीएनए ही लेकर जाता है। फिर जो बार बार हम कह रहे थे कि जीन, है ना, तो डीएनए के अंदर जीन बेसिकली है क्या? फिर हम बार बार बोल रहे थे कि डीएनए की क्या बनती है? कॉपी। सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन में हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए से डीएनए की क्या बनती है? कॉपी बनती है। तो वो कॉपी बनने का प्रोसेस कैसा है? फिर बार बार हम ये कह रहे हैं कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए से किस में कन्वर्ट होती है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो फिर अब हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसा बनता है, आरएनए से कैसा प्रोटीन बनता है, और किस तरह से फिर ये हमारे फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, ये हमारे कैरेक्टर को कैसा कंट्रोल करता है। ये पूरे ब्रॉड कंसेप्ट को अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ चलिए, विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन हम आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई अस्का? ठीक। नाउ ये है मेंडल और ये है कैंडल। ठीक। जिसका नाम हमको मालूम नहीं कौन है, ये सिर्फ समझने के लिए यहां पर हमने इसको ऐड किया हुआ है। ना हमने क्या बोला था? जो पिछला बाब है, पिछला बाब मतलब कौन सा? पिछला चैप्टर है ना, जो पिछला चैप्टर है जिसमें हमने क्या देखे थे? तौरीस के तर्ज अमल और उनकी क्या देखे थे? जेनेटिक बुनियाद के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, याद आ रहा है सब? फिनोटाइप, जीनोटाइप, इनकम्प्लीट डोमिनस, कोडोमिनस, प्लियोट्रॉपी, हाँ, क्रोमोसोमल, क्या था वो? क्रोमोसोमल थ्योरी। इमरान यार क्या याद, क्या भूल गया?
ठीक ना। तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ा ना। मेंडल के जमाने में क्या था, मेंडल के जमाने में जो इनहेरिटेंस था या टॉरिस था, उसके तर्ज अमल की यानी वो प्रोसेस कैसा अंजाम दिया जा रहा है, उसकी ज़ाब्तगी को रेगुलेट करने वाला कौन था, फैक्टर, क्योंकि उसको वो बात मालूम नहीं थी। और ये जो फैक्टर है इसकी खुसूसियत की कोई भी वाज़ेह बात हमारे सामने मौजूद नहीं थी कि वो है क्या, बस उसका बोलना था कि कोई फैक्टर है। और ऐसे ही बात किसने बोला था, यानी हमने मार्गन क्या बोला, एक्स, क्या बोला था उन्होंने, कोई तो फैक्टर है, उस फैक्टर का नाम उन्होंने क्या दे दिया था, एक्स, और बाद में जाके उस एक्स का नाम क्या दिया गया, क्रोमोसोम, और उसी का नाम रख दिया गया एक्स क्रोमोसोम। याद आ रहा है। तो इस तरह की बातें आपने थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलना है हमको ना। फिर क्या हुआ अगले 100 सालों में, यानी इनके बाद 100 सालों में क्या हुआ, मुमकिना जेनेटिक मटेरियल, मुमकिना जेनेटिक मटेरियल मतलब पॉसिबिलिटी, जैसा भी मैंने बोला कि अब सवाल ये आया कि यार ये काम कौन करता है, तो मेंडल ने तो नहीं बताया। तो अब फिर वहां पर डिस्कवरी हुई कि यार कौन होगा, क्योंकि आपके पास तो पॉसिबिलिटी थी, किसकी पॉसिबिलिटी, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, लिपिड भी है, तो इनमें से मुमकिन जेनेटिक मटेरियल का रोल कौन प्ले करेगा, कौन सा मटेरियल रहेगा जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाएगा। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगले 100 सालों में क्या हुआ, मुमकिना जेनेटिक मटेरियल, याद रखिए किसकी बात हो रही है, मुमकिना जेनेटिक मटेरियल की खुसूसियत की क्या स्टार्ट हो गई, फिर तलाश हुई। और जब तलाश तकमील पर पहुंची, यानी जब वो तलाश मुकम्मल हुई, यानी जब हम नतीजे पर पहुंचे, तो नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि वो जो फैक्टर है, वो जो मटेरियल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो कौन है, डीएनए। कौन है वो, डीएनए। और डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, अरे डी ऑक्सी देन राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या नाम है उसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसकी शक्ल में ये बात समझ में आई कि जितने भी जानदार है या उज़्वे हैं उनमें अक्सरियत में कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये बात अब यहां पर समझ में आ गई और इस बात को हमको यहां समझना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि टॉरिस का जो स्टडी स्टार्ट किया वो किसने किया, मेंडल ने, और वो उसको क्या बोलते थे, फैक्टर, लेकिन उनके पास कोई वाज़ेह बात क्लियर आइडिया नहीं था कि वो फैक्टर क्या होगा ना। उसके बाद 100 सालों के अंदर स्टडी हुई और उसके बाद मालूम पड़ा कि बेसिकली वो मटेरियल कौन होता है, डीएनए। इसलिए 100 सालों के बाद जेनेटिक मटेरियल मालूम पड़ा और वो कौन है, डीएनए। याद रहेगा कंसेप्ट, ठीक। नाउ अब यहां पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंट्रोडक्शन के अंदर, वो क्या है कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इससे आगे चीजें किस तरह से मॉडिफाई होती है उसको हमको समझना है। तो हम क्या कहते हैं कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी जो कौन है, डीएनए, इसी का एक और फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कौन है, आरएनए। तो हम ये देखते हैं कि जानदारों की दुनिया के अंदर, यानी ये जो हयातियाती दुनिया है या जिसको हम कहेंगे लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड में पाए जाने वाले दो किस्म के हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लिक एसिड भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। एक कौन है, आरएनए, और दूसरा कौन है, डीएनए। ठीक है, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक है आरएनए और दूसरा कौन है, डीएनए। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास मौजूद है। अब सवाल ये आएगा कि फिर इन दोनों में से कौन सा वाला ऐसा मटेरियल है जो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है ना। लेकिन ये बात को हमको साबित करना पड़ेगा ना। तो अब क्या कहते हैं, अक्सर जानदारों के अंदर, यानी अक्सर उज़्वियों में कौन है, डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए मटेरियल अक्सर जानदारों में, यानी मेनली जितने जानदार आपको देखने को मिलेंगे उसमें अगर जेनेटिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टर के ट्रांसफर की बात करेंगे, तो वो जिम्मेदारी किसकी है, डीएनए। लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी है
कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जिनके अंदर क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है ना। आरएनए क्या है? आरएनए हालांकि कुछ वायरसेस में क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, लेकिन आरएनए ये सिर्फ वायरस में ही जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करेगा। लेकिन इस आरएनए का जो अहम काम है, वो अहम काम क्या है? वो अहम काम है मैसेंजर का। क्या है? मैसेंजर का। मैसेंजर का मतलब यहां पर उर्दू में उसको क्या बोले उन्होंने? पैगामदार का। यानी मैसेज पहुंचाने का काम जो करता है मेनली कौन करता है? आरएनए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, जिसको हम डीएनए बोल रहे हो, जिसको हम आरएनए बोल रहे हैं, तो डीएनए तो 100% जेनेटिक मटेरियल ही है, बट आरएनए कुछ जगह पर जेनेटिक मटेरियल भी है प्लस मैसेंजर, यानी पैगामदार का भी वो क्या करता है, काम अंजाम देता है। फिर हम ये करें कि आरएनए के बहुत से इजाफी काम और भी है। आरएनए का सिर्फ इतना सा काम नहीं है कि वो पैगाम पहुंचाएगा, इसका और भी काम है। वो और काम क्या है? जैसे ये एक काम करता है जिसको कहा जाता है अडेप्टर। आरएनए का एक काम क्या होता है? अडेप्टर। अडेप्टर मतलब अडेप्ट करना। बहुत अच्छे, हाँ, है ना। अडेप्टर मतलब अडेप्ट करना, मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, उसको बोला जाता है अडेप्टर। आगे चल के बहुत सारी जगह पर हम इसके अलग अलग वर्क पढ़ेंगे। जैसा एक सिंपल सा काम है जिसमें हमने पढ़ा, आरएनए आरआरएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम के ऊपर आगे कौन बाइंड होगा? एमआरएनए। तो उस एमआरएनए को क्या करना है? पकड़ना है, होल्ड करके रखना है। समझ में आया? तो अडेप्टर एक काम वो क्या करता है? अडेप्टर, या उसको दूसरे वर्ड में उर्दू में हम बोलेंगे महसूली साख्त, है ना। अडेप्ट करना यानी महसूल करना, हासिल करना, पकड़ के रखना। और कुछ हालात में ये एक और काम करता है, दैट इज कैटालिटिक। कौन सा काम करता है? कैटालिटिक। तो एक जगह पर वो दूसरा जो काम करेगा वो है कैटालिटिक। कैटालिटिक मतलब, हाँ ये तो लिख दिया ना मौलाना खामरों की तरह। कैटालिटिक मतलब, इससे पहले भी मैंने बोला था, जब भी मैं खामरा बोलता था तो खामरे के वक्त में बोलता था कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जब में हम बोलते थे तो उस वक्त भी मैं आपको डेफिनेशन में बहुत सारी बातें बोलता था। किसी को अगर याद होंगी तो अच्छी बात है कि वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी एंजाइम रिएक्शन को परफॉर्म करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, फास्ट रिएक्शन को अंजाम देता है। तो कैटालिस्ट का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, किसी भी तामुल की शरह को बढ़ा दे, किसी भी तामुल की रफ्तार को बढ़ा दे, उसको क्या बोला जाता है? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट वो होता है जो काम तो कर देगा बट अपने आप में उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएंगी, उसको बोला जाता है कैटालिस्ट। आग है, खाना पका देंगे लेकिन आग बदलेंगी क्या? नहीं। खाना, गोश्त, चावल, मसाले ये सब अलग थे, बाद में ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? बिरयानी। सिर्फ इसकी मदद किसने किया? किसने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया? आग ने। तो इस जगह पर आग क्या है? कैटालिस्ट, यानी उसने रिएक्शन को क्या कर दिया? फास्ट। आप 4 घंटे 5 घंटे के बाद भी रखते तो शायद बिरयानी बन जाती, लेकिन वैसी नहीं बनती जैसे हमको खाने की आदत है, लेकिन उस रिएक्शन, उसका रिएक्शन तो हो जाता। समझ में आ रहा? तो मतलब वो मॉलिक्यूल, वो एटम जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है, उसको स्पीड अप कर देता है, इजाफा कर देता है, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो यहां पर ये आरएनए, जो आरएनए है, ये आरएनए कुछ जगह पर एक तो वायरस में अंदर है, तो यहां वो कौन सा काम कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। यहां कौन सा काम कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। वायरस और वायरस के जो बच्चे, उसके बच्चे, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन जाएंगी वो किसकी मदद से जाएंगी? समझ में आया? इसलिए हम यहाँ बोले कि वायरस के अंदर वो कौन सा काम कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। फिर हम ये कह रहे हैं कि दूसरा वो अहम काम करता है, वो कौन सा करता है? मैसेंजर। इसके अलावा जो दो और काम करता है, एक है अडेप्टर और दूसरा है कैटालिस्ट। आगे चल के आप एक नाम पढ़ेंगे कैटालिसिस अंजाम देने वाले एंजाइम का, उसको कहा जाता है राइबोजाइम। क्या नाम पढ़ेंगे आप उसका? राइबो
यानी ऐसा एंजाइम जिसका नेचर क्या है, आरएनए। बात समझ में आया ना? यानी आरएनए वहां पर क्या करेगा, एंजाइम का काम करेगा, हामरे की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब हम आरएनए की बात कर रहे हैं और जब डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल का ही रोल प्ले करेगा। लेकिन जब आरएनए की बात आएंगे तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है, आरएनए मैसेंजर भी है, आरएनए अडेप्टर भी है, आरएनए, याद रहेगा ये ना। फिर इसी तरह से आरएनए के और भी अलग अलग फॉर्म है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैसेंजर आरआरए, आरआरएनए, है ना, टीआरएनए, ठीक ना। फिर 11वीं जमात में आपने न्यूक्लियोटाइड्स की साथ, यानी जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर, यानी अभी हमारा सेल डिवीजन खत्म होगा तो हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। दैट टाइम ये बात आपके सामने और क्लियर होगी कि क्या, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इससे पहले भी मैंने बार बार बोला, याद आ रहा है किसी को? न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बोला था, कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मौलाना? 4। कौन कौन से? हाँ, यू होता है क्या, ए होता है? नहीं, TACG। टी मतलब जी सर, मॉन्सूर। नहीं सर, सी थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, याद हो रहा है ना? तो उनकी बात हो रही है। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड की साख। न्यूक्लियोटाइड की साख का मतलब क्या होता है? मैंने बार बार बोला है कि ये डीएनए जो है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर 4 हुर्फ है। जैसे हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड के सिर्फ 4। एक कौन है? एडेनाइन। दूसरा कौन है? गुआनिन। तीसरा कौन है? साइटोसिन। और चौथा कौन है? थाइमिन। हम इनको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। उस वक्त आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा, बट इसको बार बार आप लोगों ने रिमाइंड करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी और आगे भी आपको ये बार बार पढ़ते रहना है, इसलिए बार बार पढ़ो। तो अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की साख और किसी तरह ये मोनोमर इकाइयां, यानी ये एक इकाई है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, इस तरह से कितनी इकाई होगी? तो ये जो है, जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लिक एसिड की इकाई है। न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लिक एसिड की इकाई है। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनसे बनकर क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए आरएनए किससे मिलकर बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स? 4। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा कि ये जब जुड़ते हैं तो ये जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब मैनी, बहुत सारे। तो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसा 10, 15, 50 हजार एक साथ जुड़ गए चेन के फॉर्म में। दैट टाइम हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीमर। तो ये एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, और जब ये एक एक न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो ये क्या बना देता है? पॉलीमर। क्या बना देता है? पॉलीमर। नाउ अब एक और चीज याद रखिए कि इस इकाई में, यानी इस चैप्टर में डीएनए की साख के बारे में हम बात करेंगे। फिर डीएनए के साथ साथ हम यहां पर किसकी बात करेंगे? रेप्लिकेशन। फिर हम यहां पर डीएनए से आरएनए के बनने के मामले में बात करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से डीएनए बनना है, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेप्लिकेशन। डुप्लीकेट कॉपी बनना, है ना सुफियान? याद रहेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। और इसी तरह से जेनेटिक कोड्स जो क्या करेंगे? प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की क्या करेंगे? तरतीब का तयन करेंगे। हम आगे चल के बढ़ेंगे कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है? जो डीएनए है, डीएनए से अगर डीएनए की कॉपी बनती है तो हम इस अमल को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, तब हम उस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इस आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यहां पर हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं हम उसको? जेनेटिक कोड। इस जेनेटिक कोड की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन।
और इस प्रोटीन को बनाने के लिए हम किसको इस्तेमाल करने वाले हैं? अमीनो एसिड। तो कौन सा अमीनो एसिड कहां पर जुड़ेगा, ये जो इंफॉर्मेशन आएंगी वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? आरएनए। और इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो तीन बातें याद रखना है आपने, तीन वर्ड्स याद रखना है। एक है रेप्लिकेशन, दूसरा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा क्या है? ट्रांसलेशन। क्या याद रखना है? ट्रांसलेशन। मैंने लास्ट टाइम भी आपको जवाब दिया था शायद। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है यहाँ पर वो तीन है। एक है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। हाँ इमरान, तर्जुमा करना हम पढ़ेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं उसको? यहाँ ट्रांसलेशन इसलिए बोलते हैं कि उसका ट्रांसलेशन होता है, तर्जुमा हो रहा है। किसका तर्जुमा हो रहा है? आरएनए का। किसमें हो रहा है? प्रोटीन। ठीक है, मैं उसको और बताऊंगा अच्छे से इंशाल्लाह। ठीक है। नाउ फिर हम ये कहते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो तारीफ है उसके अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और ये जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये रेगुलेशन की इब्तिदाई बुनियाद है। और ये पूरी रेगुलेशन की जो बुनियाद है, रेगुलेशन मतलब कंट्रोल, कि कब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कब डीएनए से आरएनए बनेगा, कब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना, उसके बारे में हम क्या करेंगे? बुनियादी तौर पर क्या करेंगे? बहस करेंगे। बहस करेंगे मतलब स्टडी करेंगे, है ना इमरान? लड़ेंगे नहीं, अपन समझेंगे। ठीक ना। गुज़श्ता 10 सालों में इंसानी जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स की मुकम्मल तरतीब के तायुन ने जेनोमिक्स के एक नए बाब को जन्म दिया, उसको नए बाब को डिस्कवर किया। अब ये क्या पोर्शन है? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम जाके गुफ्तगू करने वाले हैं। क्या कि जैसे ही हमको ये मालूम पड़ा कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती, डीएनए से फिर आरएनए बनता, आरएनए से फिर क्या बनता? प्रोटीन। तो अगर हमने डीएनए के अंदर किस तरह की सीक्वेंस है, अगर ये मालूम कर दिए तो हमको क्या मालूम पड़ जाएगा? उससे किस टाइप का प्रोटीन बनने वाला है। तो इसीलिए 10 सालों के अंदर, यानी अब तक तो 20-22 साल हो गए, तो ये जो 10 साल है इसके अंदर क्या हुआ? इंसानी जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब कि ए के बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, यानी हमारा जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर सीक्वेंस किस तरह की है, अगर वो हम मालूम कर लेंगे तो हमको क्या मालूम पड़ जाएगा? प्रोटीन। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी जीन की। और अगर हमको जीन मालूम हो गया तो फॉर एग्जांपल हमको मालूम हो जाएगा कि हाइट कोड करने वाला जीन कौन है, कलर कोड करने वाला जीन कौन है, बीमारी के लिए जिम्मेदार जीन कौन है। तो अब अगर हमारे लिए कोई ऐसा जीन मालूम पड़ जाए जो बीमारी के लिए जिम्मेदार है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रिपेयर। तो हम जब रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने की वजह से वो जो बीमारी हो क्या हो जाएगी? खत्म। लेकिन ये रिपेयर इतना आसान है क्या? जो पंक्चर की दुकान है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें मुमकिन है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है। इंसान इतनी हाइट पे पहुंच गया आज रिसर्च करते करते कि वो इंसुलिन जो किसी जमाने में आपको इंसान के बॉडी से या किसी एनिमल के बॉडी से लेना पड़ता था, आज आप आसानी से किससे ले रहे हैं? बैक्टीरिया से, और वो भी बहुत बड़ी मिकदार में। तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में हमारे पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगी उनको हम अच्छे से क्या कर देंगे? क्यूर कर देंगे, उनको दुरुस्त कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है। और इस पॉसिबिलिटी या इस काम का जो शुरुआत हुई उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है इंसानी जीनोम के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब का इल्म, तरतीब का नॉलेज। हो गई पूरी 2003 में कंप्लीट हो गया पूरा प्रोजेक्ट। हाँ, अब हम पढ़ने वाले ना आगे इमरान मियां, मैं बोल रहा ना, तुम सिर्फ ठहरो, पिक्चर अभी बाकी है। फिर आखिरी सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? जो आखिरी सेक्शन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम, उसकी जो तरतीब साजी है, उसके जुज़े लाजिम मतलब एग्जैक्टली या उसके लिए जो जरूरी है, और उसके फिर नताइज पर हम क्या करेंगे? बहस करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि इंसानी जीनोम के जब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर रिसर्च की गई
तो उसका नतीजा क्या निकला, और उस नतीजे की बुनियाद पे हम आगे चल के उस पर क्या करेंगे, काम किस तरह से करेंगे, तो उसमें क्या रुकावट आई, उससे क्या मालूम पड़ा, ये सारी बातें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस पूरे सबक का, जिसको आपने अपने दिमाग में रखना है कि इस पूरे सबक में अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। डीएनए के अंदर हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन, फिर बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन, फिर आखिर में बात करेंगे रेगुलेशन। किसकी बात करेंगे, रेगुलेशन। और उसके बाद बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इमरान किसकी बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बोलो वापस से, ह्यूमन, ह्यूमन, मन नहीं, ह्यूमन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, याद रहेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं कि ये जो सेल डिवीजन में हमने बेसिकली जो बात कर रहे हैं हम बार बार, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन, वो किसी कर रहे हैं, डीएनए, लेकिन वहां जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, हमने पढ़ा क्या, वो यहां पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए कि डीएनए होता क्या है या डीएनए दिखता कैसा है। तो बेसिक कंसेप्ट है जिसको बहुत अच्छे से समझना है। नाउ अगर हम डीएनए की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्या कहते हैं हम उसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्या हुआ है, लंबा पॉलीमर है, यानी लॉन्ग पॉलीमर है। लॉन्ग पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या है, जुड़े हुए तरतीब के साथ। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम कह रहे हैं ATGC ATGCC GAT इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, लॉन्ग पॉलीमर। हाँ हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने एक बात बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने हमेशा ये बोला है कि ए के सामने कौन आएगा, टी, टी के सामने कौन आएगा, ए, जी के सामने कौन आएगा, सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के साथ जी, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी और टी के साथ। याद आ रहा है, मैंने बार बार ये बात उस वक्त भी बोला था और उसको हम और दोबारा रिपीट भी करने वाले हैं कि हमेशा एडेनाइन किससे जुड़ेगा, थायमीन। थायमीन हमेशा किससे जुड़ेगा, एडेनिन। गुआनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन। साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ेगा, गुआनिन। उस पूरी बेस पेयर को कहता है कॉम्प्लीमेंटरी। हम आगे इसको मैं बताऊंगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, इसको बोल रहे हैं हम तरतीब। तरतीब कैसी रहती मौलाना, है ना। अभी आपने अगर सुबह सुबह प्रेयर में खड़े होते तो क्या करते, एक के पीछे, ठीक है ना। तो ऐसी तरतीब है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लॉन्ग स्ट्रिंग बन रही है, लॉन्ग पॉलीमर बन रहा है, समझे ना। अब डीएनए की लंबाई की अगर बात करते हैं तो डीएनए की जो लंबाई होती है उमूमन इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स उसकी तादाद डिसाइड करेंगे कि एक डीएनए कितना बड़ा है ना। एक डीएनए की लंबाई कितनी है वो कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियोटाइड की तादाद। यानी एक लाइन में कितने लोग हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, या हाँ उस जगह पे खड़े हुए इंडिविजुअल्स के नंबर पे। समझ में आ रही है। तो एक मतलब आपके पास 10, अभी आप कहीं चले गए फॉर एग्जांपल बस का टिकट खड़े करने के लिए, बस के टिकट खड़े लेने के लिए आपके पास क्या है, 5 लाइन है। अब हर लाइन की लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे, जितने लोग हैं उनको गिनेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हर लाइन के अंदर या हर लाइन की लंबाई कितनी है। और ये लंबाई कैसे मालूम हुआ आपको, उसमें खड़े हुए लोगों के नंबर की। वैसे ही पॉलीमर, डीएनए का पॉलीमर कितना बड़ा है ये कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद ना। अब दूसरी चीज कि न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, बेस पेयर। अब दो बातें यहाँ, एक अगर ये सिंगल है तो आप किसके लफ्ज का यूज करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर डबल स्टैंडर्ड है तो आप किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का जोड़, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस पेयर। देखिए अक्सर एग्जाम में क्या होता है, बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कहां गलती कर देते हैं, अगर आपको डीएनए की लंबाई बताना है तो डीएनए की लंबाई बताने के लिए आपके पास दो तरीके,
एक तो ये है कि आप क्या बोलो, आप बोलो न्यूक्लियोटाइड्स नंबर, आप क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, बेस पेयर। आप दूसरे तरफ में क्या बनेंगे, बेस पेयर और बेस पेयर के नंबर। लेकिन बेस पेयर हमेशा कहां रहेंगी, डबल स्टैंडर्ड। इसका मतलब मेनली ये वर्ड आप किसके साथ यूज करेंगे, डीएनए। और अगर न्यूक्लियोटाइड में बोलना है आपको, तो आप ये कब यूज करेंगे, जब क्या रहेगा, आरएनए। पहली चीज क्या रहेगा, आरएनए। दूसरा आप उस वक्त करेंगे जब यहां पर क्या रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। यहां पर जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं, तो ये डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड, दो धागे से बना हुआ, दो स्ट्रिंग से बना हुआ। यानी इस कंडीशन में अगर है तो आप बोलेंगे बेस पेयर। और अगर सिर्फ इस कंडीशन में है यानी सिंगल स्ट्रैंडेड, दैट टाइम आप किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। याद रहेगा, जैसा हम बोलते हैं ना, दूध लीटर में, केले डजन में, चूड़ा किलो में, गुलाबी जामुन डजन में। हाँ, बस बात समझ में आ रही ना। तो वैसा हम यहां पर भी बात करेंगे कि लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका दो है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए, उसके लिए यूज करेंगे न्यूक्लियोटाइड। डबल स्टैंडर्ड अगर आ गया तो बेस पेयर, क्योंकि बेस पेयर बनती ही कब है, जब दो रहेंगे, इसलिए पेयर बोर्ड है ना। इमरान जोड़, समझा, ठीक। नहीं तो फिर बोलेंगे भाई आपने, हाँ ठीक, समझ। ना अब एक बात और समझ लिए, ये जो तादाद है ये एक जानदार के लिए मखसूस होती है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, एक जानदार में रहेगी सर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब पर्टिकुलर उसकी वो रहती है? नहीं सर, ये एक जानदार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इंसान को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इंसान को डिफाइन करते वक्त आप बोलेंगे कि इंसान के अंदर क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक सर होता है। फिर आप बोलेंगे कि इंसान कैसा होता है, तो इंसान है तो खड़ा रह के सीधा स्ट्रेट होकर चलता है, उसके बीच में वर्टिब्रल कॉलम है। ये सब बोलने के बाद आपको एक बात और बोलना पड़ेगा कि जो ह्यूमन होता है, उस ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है उसका बेस पेयर कितना होता है, यानी वो डीएनए कितना लॉन्ग पॉलीमर है, या वो डीएनए की लेंथ कितनी है। हाँ, तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर वही बोल रहे हैं कि ये जो तादाद है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसी भी जानदार की क्या है, एक मखसूस कैरेक्टर है, या उसका एक क्या है, कैरेक्टर है, या उसकी क्या है, खुसूसियत है। तो यहां पर हम क्या करें कि ये जो तादाद होती है ये हर जानदार के लिए क्या होती है, मखसूस होती है। यानी ये उसके, हाँ मतलब ह्यूमन के अंदर सारे इंसान, आप में हर एक के जिस्म में सेम तादाद रहेंगे, सारे डॉगी में सेम तादाद, सारे अराबिडोप्सिस थालियाना उनमें सेम। कोई भी जानदार हो, उन जानदारों के अंदर हमेशा डीएनए की तादाद, उसकी जो लेंथ रहेंगी सेम रहेंगी, इसलिए हम उसका क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास ये हुआ कि आपके पास क्या हुआ, एक अननोन डीएनए आया और आपने क्या किया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद आपको अलग अलग डीएनए के फ्रैगमेंट मिले। तो अब अलग अलग फ्रैगमेंट की बेसिस पर आप बोलेंगे कि यार ये किसका डीएनए। हाँ, तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक यानी लेंथ की बेसिस पे हमेशा वो लेंथ उस जानदार के अंदर क्या रहेंगी, मखसूस। नहीं ना सर, सर कैसे? मतलब सर ये डीएनए के बारे में सबसे मेक नहीं हो रहा मैच नहीं हो रहा। सर तुमने सर क्या बोले, मुझे मतलब जितने भी शब्द हो गए ना, बोले उनके मतलब जो मतलब डीएनए की मतलब वो मतलब फेवरेट सर, फिर भी वो गलत है। आपने सब लोग कल पढ़े कि मतलब जो आंसर ऑथर दुआ लगाते हैं, फिर सर कोई दूसरा लग देते हैं। कौन अथर है, पढ़े हैं मैंने कल सर, उसके बाद में दो एक वो सर वो ऑथर नहीं पढ़ेगा सर, कल आपने सर ऑथर पढ़े, उनके में कितने होते
2 मिनट अब 2 मिनट मेरे को इमरान की बात समझ में, इमरान क्या बोलना चाह रहा ना। अब इधर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा समय समझाता हूँ, ठीक है? ये बात यहाँ तक आने दो, पूरी बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हाँ, आपने बोला कि डीएनए की लेंथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम रहती है, मखसूस रहेगी, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग रहेंगी, लेकिन वो उसके लिए स्पेसिफिक रहेगी। जानदार के लिए स्पेसिफिक, बिल्ली के लिए स्पेसिफिक, कुत्ते के लिए स्पेसिफिक, गधे के लिए स्पेसिफिक, हर एक की स्पेसिफिक। बैक्टीरिया की स्पेसिफिक, बैक्टीरिया की कम है। अरे हाँ, लेकिन वो ह्यूमन की और बैक्टीरिया की अलग अलग रहेंगी। तो बैक्टीरिया की अपने लिए मखसूस, इंसान की अपने लिए। समझ में आया कि बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डीएनए की लेंथ अलग, लेकिन वो हमेशा बैक्टीरिया में उतनी रहेंगी, चाहे कोई भी लो। वैसे ही इंसान के अंदर चाहे कोई भी इंसान लो, इमरान को लो या जावेद सर को लो, तो वो उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यानी मखसूस लेंथ। अब मेरे बात और को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर आप बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं, ये जो बैक्टीरियोफाज है जिसका नाम है 1745 फाई साई, ये सिंबल है, ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं फाई सिंबल। तो बैक्टीरियोफाज, अब ये बैक्टीरियोफाज कौन है मालूम है क्या अस्का जी? बैक्टीरियोफाज ये कौन है? वायरस। कौन है ये? वायरस। और ये वायरस आमतौर पे किसको इन्फेक्ट करता है, किसको बीमारी पहुंचाता है? बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरिया के अंदर जाके ये सरवाइव करता है, बैक्टीरिया के बॉडी में ये इन्फेक्शन करेगा, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? बैक्टीरियोफाज। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को खा लेगा। तो आपको मालूम होगा, हमने पढ़ा हुआ है बार बार, एक वर्ड हम पढ़ते रहे, फाज। फाज मतलब खाना, फेगोसाइटोसिस, याद आ रहा है? तो वह फाज। तो ये बैक्टीरियोफाज कौन है? 1745। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 5386, 5386 क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्यों? क्योंकि आपने क्या यूज किया? न्यूक्लियोटाइड्स। बात समझ में? अगर बेस पेयर रहता तो डबल स्ट्रैंडेड, और सिंगल स्ट्रैंडेड अगर है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आरएनए है। बात समझ में आई? तो जितने भी बैक्टीरियोफाज होंगे, चाहे वो कोई भी हो, उसके जिस्म के अंदर हमेशा डीएनए की लेंथ क्या रहेंगी? 5386। एक बात, दूसरी चीज कि हमने कहा कि उसके अंदर 5386। उसके बाद दूसरा वायरस है जिसको अंदर बैक्टीरिया लैम्बडा, क्या कहते हैं इसको? बैक्टीरिया लैम्बडा। नॉर्मली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया लैम्बडा। अब अगर इसके डीएनए की बात करते हैं तो इसके डीएनए कितने बड़ा है? 48,502। क्या है? बेस पेयर। इसका मतलब इसके अंदर ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड। क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड। नाउ नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी बैक्टीरिया लैम्बडा फाज आपको मिलेंगे, हमेशा उनके डीएनए की जो लेंथ रहेंगी, जो लंबाई रहेंगी, वो क्या रहेंगी? 48,502। अब आपके पास ये 2 सैंपल आ गए और आपको उस सैंपल के ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है, तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या है? तो आपने जैसे डीएनए की लेंथ देखा 5386, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये जो सैंपल है ये किसका है? बैक्टीरियोफाज। क्योंकि वो उसकी क्या है? खुसूसियत है। ये इसकी क्या है? खुसूसियत है। तो ये इसके लिए मखसूस लेंथ है, ये इसके लिए मखसूस लेंथ है। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इकोलाई, इशरेशिया कोलाई। ये जो इशरेशिया कोलाई है ये कौन है? बैक्टीरिया। ये कौन है? बैक्टीरिया। आपको मालूम है ये हमारे जिस्म में रहता है और हमको क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन। क्या आता है? विटामिन। हम इसको रहने के लिए जगह देते हैं और बदले में ही हमको देता है विटामिन, ठीक है? अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 4.6 इंटू 10⁻⁶, ऐसा है वो, ठीक है? इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 4.6 इंटू 10⁻⁶। आगे क्या लगाएंगे हम? बेस पेयर। क्या है? बेस पेयर। इसका मतलब क्या है? अगर बेस पेयर है इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बदलने का क्या कुछ? इमरान बोल तो बदल डालता हूं अभी।
हाँ बेस बेस पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड, इन न्यूक्लियोटाइड के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है बेस। क्या कहना है? बेस। और चूंकि ये एक है और ये दूसरा बेस है और ये दोनों की मिला के क्या बन जाएंगी? पेयर। इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? बेस पेयर। यानी दो न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? बेस और पेयर। हाँ सुफियान, किसको डबल और किसको सिंगल है ना? नहीं, वापस से बोलो, क्या नहीं समझा तुमको? सर आपने क्या बोले वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, और ये न्यूक्लियोटाइड इसको मतलब सर आपने इसको डबल और उसको सिंगल को बताया है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब बात सुन ले, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होगा या डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड अगर होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड हो गए, यानी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े रहेंगे। और जब हम डबल स्ट्रैंड की बात करेंगे तो दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के आमने सामने आके एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जब वो एक दूसरे से आमने सामने आके जुड़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस पेयर। पेयर मतलब जोड़, है ना? शूज की पेयर, ड्रेस की पेयर, तुम्हारी टोपी की पेयर, बैग की पेयर, गुलाबी जामुन की पेयर, जोड़ी। ठीक ना? हमने यहां पर किसकी बात की है? इकोलाई। और हमने कहा कि इकोलाई में कितना होता है? 4.6 10⁶ बेस पेयर। अब इंसान की अगर हम बात करते हैं तो इमरान, इंसान के अंदर जो डीएनए होता है वो हैप्लॉइड जीनोम की अगर हम बात कर रहे हैं, ओ इमरान मियां किसकी बात कर रहे हैं? हैप्लॉइड जीनोम। तो अगर हैप्लॉइड जीनोम की बात करते हैं तो हैप्लॉइड जीनोम कितना बड़ा होता है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। कितना होता है? सर वो बेस पेयर फ्लो नहीं रहती क्योंकि सर अभी तक सर के अंदर हैप्लॉइड का सिंगल रहता है। बहुत बढ़िया इमरान, ठीक है। नहीं अभी भी रुक जाओ इमरान ने और मौलाना आपका भी बहुत बढ़िया। ठीक है, सुन लो बात तो मेरी, आप दोनों की। जब हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोलते हैं तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के वक्त अगर आपको याद होगा तो हम जब भी क्रोमोसोम की साख्त बना रहे थे ऐसा, है ना? तो हमने कहा कि अगर आप इस क्रोमोसोम को सेग्रीगेशन नहीं, ओपन करेंगे, सेपरेट करेंगे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने कहा कि जो न्यूक्लियस जब हम पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस याद आ रहा है? तो न्यूक्लियस की केस में हमने क्या बोला था कि जो डीएनए होता है, डीएनए तो आमतौर पे कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन इस 2 मीटर लंबे डीएनए को जब छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना होता है तो हमने कहा कि हम उसको क्या करते हैं? रैप करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? स्टोन। याद आ रहा है? स्टोन प्रोटीन। मैंने कहा था स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा है? निगेटिव चार्ज। इस वजह से क्या होता है? स्टोन के ऊपर हम स्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए को क्या करते हैं? लपेटते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है? जो धागे की तरह दिखने वाला डीएनए है वो छोटे छोटे डब्बे हिस्टोन के ऊपर, और उसके बाद फिर उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है तो क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड के बाद क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। तो इसका मतलब यह है कि जब आप क्रोमोसोम को ओपन करेंगे तो क्रोमोसोम को ओपन करने के बाद आपके पास कौन सी साख्त आती है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जब ये डीएनए रैप होता है तो रैपिंग के वक्त क्या होता है? वहां पर क्रोमोसोम की 2 कॉपी बनेगी रेप्लिकेशन के बाद। जो एक कॉपी थी वो एक कॉपी कौन है? हैप्लॉइड जीनोम। जब 2 कॉपी बन जाएंगी तो डिप्लॉइड जीनोम। समझ में आया? तो एक हैप्लॉइड सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। एक हैप्लॉइड जीनोम। यानी हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आती है मदर से और जब इंफॉर्मेशन आती है फादर से, तो मदर के पास से एक क्रोमोसोम, फादर के पास से एक क्रोमोसोम। तो एक ह्यूमन के बॉडी में जब दोनों भी क्रोमोसोम आते हैं तो या तो एक्स एक्सप्रेस होगा या तो वाई होगा। अगर वाई एक्सप्रेशन करेगा तो लड़का, अगर एक्स एक्सप्रेशन करेगा तो लड़की। अब एक्स वाई अगर आता है तो 100% वाई का एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक्स के कंपैरिजन में वाई डोमिनेंट है। लेकिन अगर एक्स एक्स आता है तो दोनों में से कोई भी एक्सप्रेस करो, इंफॉर्मेशन तो सेम आने वाली है।
इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो हम डिप्लॉयड जीनोम की लंबाई नहीं देखते, हम किसकी लंबाई देखते हैं? हैप्लॉयड जीनोम। तो हैप्लॉयड जीनोम की लंबाई कितनी होती है? 3.3 × 10⁻⁹ यानी अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, और एग्जाम में ये पूछता भी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के जीनोम की लंबाई कितनी है या डीएनए की लंबाई कितनी है, तो आपने याद रखना है बैक्टीरियोफाज की लंबाई कितनी है? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर बैक्टीरियल लैम्बडा की अगर बात हो रही है तो कितनी होती है? 48,502 बेस पेयर। अगर इकोलाई की हो रही है तो 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। और अगर ह्यूमन की बात हो रही है तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। याद रहेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। चले उसका बाद ये समझ रहा है क्या? 45,000 किसने डाल दिया भाई? है ना, इतने पैसे आ गए। सर वो जीनोम बोले तो? जीनोम हम नॉर्मली किसको कहते हैं? जो वर्ड हमारे पास बार बार जीनोम आ रहा है ना, इसको याद रखो। जीनोम का एक स्पेसिफिक मीनिंग है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जीनोम आमतौर पे किसको कहते हैं? जब भी हम जीनोम कहते हैं तो जीनोम को सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं? डीएनए। जीनोम को सिंपल वर्ड में हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं उसको? जेनेटिक मटेरियल। आगे चल के हम इसकी एक और स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे? जीनोम मतलब डीएनए का वो पोर्शन जिसके अंदर रेप्लिकेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन। और जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे उस वक्त हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए वहां पर एक सीक्वेंस होती है, उसको बोलते हैं ओरी सीक्वेंस, ओरिजिन, यानी जहां से क्या होने वाली है? शुरुआत। समझ में आया? तो जीनोम मतलब डीएनए का वो पोर्शन जिसके पास क्या होती है? ओरी सीक्वेंस, शुरुआती सीक्वेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम। अब ये क्या है, कैसा है, इसको हम आगे देखें। तो अब बार बार हमारे पास अब जेनेटिक मटेरियल से हटकर अब जो टर्म यूज होने वाला है वो टर्म क्या यूज होने वाला है? बार बार जीनोम। जो टर्म अब यहाँ यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है? डीएनए। तो अब तक जब भी हमने मेंडल की बात करें तो मेंडल के कंसेप्ट में हम क्या पढ़ते थे? जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर ये टर्मिनोलॉजी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। और अब यहाँ क्या यूज करने वाले हैं? जीनोम और डीएनए। तो जीनोम का मीनिंग डीएनए है, जीनोम का मीनिंग जेनेटिक मटेरियल है। बस इसकी डेफिनेशन में सिंपल सा एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना है कि जीनोम मतलब वो डीएनए जिसके पास क्या होता है? ओरिजिन सीक्वेंस होती है। ठीक, ये शुरुआत के बाद तो अपन ने जो उसमें पढ़ते हैं काइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। हाँ खत्म होने के बाद हाँ हाँ, मतलब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो डीएनए है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ में क्या होती है? एक सीक्वेंस वो होती है जो जहां से शुरुआत होती है, और एक आखिर में जो डीएनए होता है वहां पर क्या होता है? डीएनए टर्मिनेशन होता है, खत्म होता है। अब वो क्या होता है, कैसा होता है, हम उसको आगे देखने वाले हैं। ठीक, आसान हो रही है? देखो फातिमा ने यहाँ पर, सना ने यहाँ पर आंसर दे दिया था ऑलरेडी। ठीक, आसान की आवाज आ रही है तुम लोगों को? ठीक, नाउ रुक जाओ फिर। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर की साख्त कैसी है। यानी हम बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, न्यूक्लियोटाइड की चेन, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं? तो अब हमको अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर समझना है तो सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा?
एक न्यूक्लियोटाइड को। तो एक न्यूक्लियोटाइड को समझेंगे तो बाकी के सारे न्यूक्लियोटाइड खुद ब खुद हमको क्या हो गए, समझ में आएंगे। इसलिए हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर की साख्त को तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, पहले जरा हम क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर यानी डीएनए या आरएनए की कीमियाई साख्त। कीमियाई साख्त का मतलब क्या है, कीमियाई साख्त का मतलब है केमिकल स्ट्रक्चर। सुफियान मियां, अभी यहां पर पानी भी नहीं कहीं नहीं आने वाला है, तो यहां पर क्या आने वाला है, पॉली। अब ये है ना, गलती हो गई होंगी तो उनकी गलती को नजरअंदाज करने का, है ना। चलो आइंदा से याद रखना। तो हम क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर यानी डीएनए आरएनए की हम सबसे पहले क्या समझेंगे, कीमियाई साख्त, और उस कीमियाई साख्त के अंदर हम अहम नुकात को क्या करेंगे, दोहरा लेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि ये जो सबक है, ये सबक ये कंसीडर कर रहा है कि आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट है कि आपने 11वीं में बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, लेकिन उसको मालूम नहीं, ठीक है, कोरोना आया हुआ था। ठीक, तो याद रखने का कि ये इनका कंसीडरेशन ये है कि हमको ये बात मालूम है, और हम भी समझ रहे हैं कि हाँ चलो हमको मालूम है, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर जो 11th का स्टार्ट करने वाले वो बायोमोलिक्यूल है। इंशाल्लाह हम वहां पर ये डीएनए कैसा बनता है, गोवानिन क्या है, एडिनाइन क्या है, साइटोसिन क्या है, थायमिन क्या है, कैसे साख्त है, ये सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। बट अब यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात कर रहे हैं, यानी डीएनए आरएनए की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना पड़ेगा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ कुछ बोल रहे थे हम। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो भी साख्त बनती है, उस साख्त के पीछे कुछ ना कुछ एटम यानी केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या है, अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसलिए हमको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, यानी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोहरा लेना है, ये दोहरा लेना इस मामले में कि भाई तुमने पहले पढ़े हुए, पढ़ने का उसके अंदर बहुत भारी तू मेरा, तू समझते जा बस मेरे दोस्त, कोई टेंशन नहीं। तूने जो समझा हमने उसको समझने में आसानी आ गई हमारे को, कि तू क्या समझ रहा है, तू जो समझ रहा है हमको नहीं समझ रहे बस, ठीक है ना। केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके अहम नुकात को हम क्या करेंगे, दोहरा लेंगे, मतलब क्या करेंगे, रिवाइज। क्या करेंगे, रिवाइज, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 अज्जा होते हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कितने अज्जा है, 3। कौन कौन से 3 अज्जा है, एक होता है उसको कहते हैं नाइट्रोजीनस बेस। क्या कहते हैं उसको, नाइट्रोजीनस बेस। दूसरा होता है पेंटोज शुगर, दूसरा क्या होता है, पेंटोज शुगर। और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। नाउ एक चीज याद रखो कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर शुगर है, लेकिन यहाँ पर शुगर 2 तरह की है। एक शुगर होगी जो आरएनए में होगी, उस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। जो शुगर आरएनए में होगी उस शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर। और दूसरी जो शुगर है जो डीएनए में होगी उसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम है उसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ना यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ लिखा है कि जो पेंटोज है, पेंटोज का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन वाली शुगर, है ना। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, याद आ रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ नाम क्या था, पेंटोस। क्या नाम पड़ा है, पेंटोस। तो जब आप पेंटोस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 5 कार्बन वाली शुगर। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की शुगर है। अब इस 5 कार्बन की शुगर में एक शुगर का नाम क्या है, राइबोस। दूसरी शुगर का नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोस। नो, अब ये जो राइबोस शुगर है और डीऑक्सी राइबोस है, इनमें फर्क क्या है। तो आपको ये जो फर्क है नॉर्मली आपको कहां देखने को मिलेगा, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पर यहां पर क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहां पर वो क्या है, एब्सेंट। इसीलिए क्या बोला, डीऑक्सी। क्या बोला गया है, डीऑक्सी, क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम, और यहां पर सिर्फ क्या रह जाता है,
हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, डीऑक्सीराइबो। डी का मतलब क्या होता है, कम होना, डिलीट हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ कौन खत्म हो गया, ऑक्सीजन, इसलिए दूसरा वर्ड क्या आया, ऑक्सी, डीऑक्सीराइबो शुगर। याद रहेगा, ठीक है। चलिए कल इंशाल्लाह इससे आगे की बात करेंगे। वो हम कल इंशाल्लाह मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।